आज का पूछा गया सवाल ये है कि खराबी जिगर की वजूहात क्या हैं और इसकी सेहत का किस तरह से ख्याल किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि जिगर निज़ामी इन्हज़ाम का एक अहम हिस्सा है। जिगर का वज़न तकरीबन 3 पौंड होता है। ये उज़्व पेट के दाएं तरफ वाक़या होता है और इसका ज़्यादातर हिस्सा निचली पसलियों से ढका होता है। इसके दो हिस्से होते हैं। दायां हिस्सा बाएं हिस्से से ज़रा बड़ा होता है। इसका बायां हिस्सा, जो अगरचा वाज़े तौर पर मुनक़सम नहीं होता, मैदे और असना अशरी आंत के कुछ हिस्से के ऊपर होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी जिस्म में तकरीबन 1500 ऐसे अफ़ाल होते हैं जो जिगर के ज़िम्मे होते हैं। जिगर के खलियात हज़ारों कसीर शाखा नालियों पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें से हर एक मरकज़ी रग से मुंसलिक होता है और आंतों में ग़ज़ा और पुरखून वसूल करता है। इंसानी जिस्म में जिगर अपने हुजम और मुख्तलिफ सरगर्मियों के अतबार से इंतहाई मवसर उज़्व की हैसियत रखता है। दीगर अज़ा मसलन गुर्दों और फेफड़ों की तरह जिगर में भी बाफ्तों की तादाद काफ़ी हद तक फाजिल होती है। चुनांचे ज़रूरत पड़ने पर जिगर का 3/4 हिस्सा काटा जा सकता है। ऐसी सूरत में जिगर का फेल बंद नहीं होता बल्कि जारी रहता है। एक सेहतमंद नौजवान के जिगर का वज़न इसके दिल या गुर्दों के वज़न का तकरीबन 4 गुना होता है। ये कैप्सूल की तरह एक हमवार झिल्ली में मलफूफ होता है। जिगर चपटा और एक तरफ से गोल गुंबदनुमा होता है जो खमीदा डायाफ्राम के मुखालिफ फिट बैठता है। इंसानी जिगर की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत बिल्कुल गाय के जिगर के जैसी होती है। चुनांचे इसमें बहुत से मादे ज़ख़ीरा होते हैं और ये इनको तब्दील शुदा शक्लों में बदलता भी है। इसलिए उम्र में इजाफा और तग़ज़िया के साथ साथ इसके हुजम में तब्दीली आती रहती है। अब जिगर की तबाही कैसे होती है, तो इसके लिए हम इसकी तफसील कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि हम जो कुछ खाते हैं इससे जिगर बहुत मुतासर होता है। इंसानी हाजमे का अमल इस वक्त शुरू हो जाता है जब ग़ज़ा मुंह से गुजर कर मैदे और आंतों में पहुंचती है और इस अमल का इन्हिसार अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और रोगनी तेज़ाबों पर होता है। मकव्वियात जज्ब करने का अमल छोटी और बड़ी आंत में होता है। अगर मैदे का फेल और हाजमे का अमल ठीक हो तो आंतों में मकव्वियात के जज्ब हो जाने के बाद फुजला खारिज हो जाता है। इस पूरे निज़ाम का असर इंसान के दौरान खून पर भी पड़ता है जो फौरी तौर पर जिगर को मुतासर करता है। फ़र्ज़ करें कि अगर जहरीला और बेकार मादा जिस्म से पूरी तरह खारिज नहीं होता और इसका कुछ हिस्सा या काफ़ी हिस्सा खून में शामिल हो गया तो जिगर अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएगा। जिगर की सेहत के लिए मुतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल और ऐसी वर्जिश बहुत अहम है जिसमें लंबे लंबे सांस लिए जाएँ। अल्कोहल, निकोटीन, जानवरों से हासिल शुदा चिकनाई और रोगनी तेज़ाब जिगर के लिए इंतहाई मुज़र हैं। जिगर को ख़राबी करने वाले अवामिल दरज़ैल हैं और इनमें सबसे बड़ा हाथ हमारे अपने ही अमल और खाने पीने पर मुनहसर होता है। इसके 10 पॉइंट ये हैं। नंबर 1, तेज़ मिर्च मसाले वाली ग़ज़ाएँ। कोयले पर भुने गोश्त या कबाब या चिकन पीस खाने वाले बहुत जल्द जिगर को तबाह कर लेते हैं। नंबर 2, गैर मेयारी तेल में पकाए गए खाने जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 3, मामूली दर्दों को रोकने के लिए फौरी तौर पर पेन किलर खाने वाले अफराद जिगर की तबाही का खुद सामान करते हैं। नंबर 4, मुर्ग कढ़ाई और ख़ास कर ब्रायलर कढ़ाई खाने वाले के शौकीन अफराद जो दालें और सब्जियां बिल्कुल नहीं खाते, इनका जिगर नकारा होने लगता है। नंबर 5, तंबाकू और दीगर नशावर अशिया का बकसरत इस्तेमाल करने वाले अफराद बहुत जल्द जिगर तबाह कर बैठते हैं। नंबर 6, बुखार या दीगर किसी आर्जे को फौरी तौर पर कम करने के लिए अंधाधुंध एंटीबायोटिक अद्विया खाने से जिगर का फेल मुतासर होता है। नंबर 7, यरकान से एक बार सेहतयाब होने के बाद दोबारा इसमें मुब्तला करने वाली आदत का शिकार अफराद जिगर को तबाह कर बैठते हैं। नंबर 8, किसी भी इलाज के लिए मुआलिज को जल्द आराम आने के लिए मजबूर करने वाले अफराद अपने जिगर के दुश्मन होते हैं। नंबर 9, दमा एलर्जी, डस्ट एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन, जोड़ों के दर्द, नींद न आने के लिए और इस तरह के दीगर अमराज के इलाज के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल जिगर की खलियात को तबाह कर देता है। मर्दाना ताकत की कोई भी दवा जिगर को नुकसान पहुंचाती है।
अब जिगर को सेहत मंद रखने के लिए जिन ग़िज़ाओं को कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए उनमें चाय, काफ़ी, सफ़ेद आटा, कमई अमल से गुजरी हुई ग़िज़ाएँ, गोश्त, मक्खन, तली हुई चीज़ें, गर्म मसाले और दीगर बादी और शकील अशिया को कम से कम खाया जाए। माहिरीन ग़िज़ा कहते हैं कि जिगर की सेहत के लिए सब्ज़ियाँ खाएँ, आटा चोकर समेत इस्तेमाल करें, आलू, सूरजमुखी और जैतून का तेल, शहद, जड़ी बूटियों की चाय, सेब का रस, अंगूर और दीगर गूदेदार फल वाफर मिकदार में खाएं। बाद माहिरीन के ख्याल में हफ्ता में एक फाका करना जिगर के अफ़ाल को तेज़ करता है। जिगर की सोजिश या वर्म क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हेपेटाइटिस कहा जाता है। जिगर के खलियात में सोजिश के अमल को हेपेटाइटिस कहते हैं। इस्तिलाह में हेप्ट जिगर को कहा जाता है, जबकि आइटस के मानी सोजिश के हैं। सोजिश जिगर बुनियादी तौर पर दो किस्म की होती है। मुतद्दी सोजिश जिगर, ये सबसे अहम और आम तौर पर लाहक होने वाली सोजिश है। इस सोजिश का सबब वायरस होता है, जिसे ABCD या मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। गैर मुतद्दी सोजिश जिगर वायरस के अलावा जिस्म के दफाई निज़ाम की ख़राबी या तिब्ब यूनानी के नज़रिए के तहत जिस्म में मिजाज के गैर तबई तगैर वाक़या होने से या मुज़र जिगर अद्वियात के इस्तेमाल से लाहिक होने वाली सोजिश गैर मुतद्दी सोजिश कहलाती है। कदीम नज़रिए के मुताबिक ग़िज़ा की ख़राबी की वजह से खून में गंदगी पैदा होने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म में हस्बे ज़रूरत खून पैदा नहीं हो पाता और जिगर के अफ़ाल और पट्टे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जिगर माऊफ हो जाता है और वर्म का बाइस बनता है। जदीद साइंस के नज़रिए के मुताबिक हेपेटाइटिस का मर्ज़ एक मूज़ी वायरस की बदौलत लाहक होता है और इस वायरस की सरायत कर जाने से जिस्म के खुलियात मुर्दा होने लगते हैं और बिलाहर जिगर के फ़ेलियाती निज़ाम में काफ़ी हद तक तब्दीली आ जाती है। सोजिश जिगर का बाइस बेशुमार अशिया, जहरीली अद्विया, सुमियात, तफैली कीड़े और दीगर ऐसी अद्विया जो माबाद असरात की हामिल होती हैं के बाइस ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज़ का सबब बनने वाला वायरस इस कदर मुहलिक होता है कि इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ के खून का चौथाई हिस्सा चम्मच अगर ऐसे तालाब में डाल दिया जाए जिसमें 1 लीटर सादा पानी मौजूद हो, फिर इस पानी से चाय का चौथाई चम्मच किसी जानदार को पिलाया जाए तो उसे भी ये मर्ज़ लाहक हो जाएगा। यहाँ वायरस का जिक्र भी किया जाए। वायरस इंतहाई छोटा सा जानदार है जिसे आम खुर्दबीन से देखा नहीं जा सकता, बल्कि इसके लिए देखने के लिए इलेक्ट्रिक खुर्दबीन इस्तेमाल की जाती है। तिब की दुनिया में वायरस का लफ्ज़ बहुत आम हो चुका है। वायरस लातीनी ज़ुबान से अख़ज़ किया गया है जिसका मतलब जहर है। ये लफ्ज़ किसी न किसी बीमारी से मुंसलिक किया जाता है और आज भी ये लफ्ज़ बुरे असरात और ख़तरे को बयान करने के लिए आम है। साइंस की अहम शाख बायोलॉजी में ये लफ्ज़ एक सदी से इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरू में इस लफ्ज़ को साइंसदान ऐसे ज़राए बयान करने के लिए इस्तेमाल करते थे जो बीमारियाँ फैलाने का सबब बनते थे। आजकल के ज़माने में बीमारियों के फैलाव के दीगर कई ज़राए भी पैदा हो चुके हैं, इसलिए अब ये लफ्ज़ ख़ास वजूद के लिए ही इस्तेमाल होता है। वायरस की खसूसियात दीगर जरासीमों से मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए इसके इल्म को इकट्ठा करके साइंस की एक अलहदा से शाख बना दी गई है जिसे वायरोलॉजी कहा जाता है और इस शाख के बारे में इल्म हासिल करने वालों को वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। वायरस की खसूसियात जानदार और बेजान के माबैन तसव्वुर की जाती हैं। जानदार की तरह अपनी नस्ल बढ़ाता है और बेजान की तरह क्रिस्टल बनाता है। कहा जा सकता है कि वायरस जब किसी जिस्म में हो तो जानदार की तरह अमल करता है और जब जिस्म से बाहर हो तो बेजान की तरह होता है। वायरस के मतलब आजकल पूरी दुनिया में नई नई दरियाफ्तें हो रही हैं और नए नए नज़रियात सामने आ रहे हैं जिनसे मालूम होता है कि वायरस हर जगह और हर वक्त इंसान के साथ रहता है। ये साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। ये इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं और बीमारियों के अलावा भी इंसानी ज़िंदगी में रोज़मर्रा मुश्किलात पैदा करने का मूजिब हैं। हेपेटाइटिस के असबाब क्या हैं? इसमें हेपेटाइटिस की किसी भी किस्म के असबाब तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। ज़ैल में तमाम इक़साम के अमूमी असबाब को बयान किया जा रहा है।
نیز ہر ورم کے انفرادی اسباب کو اس ورم کے ذیل میں ہی بیان کیا جاتا ہے۔ انتقال خون سے یعنی متاثرہ شخص کے خون لگائے جانے والے مریض میں مرض منتقل ہو جاتا ہے۔ استعمال شدہ سرنج بار بار استعمال سے اس مرض میں بہت بڑا سبب بنتا ہے پھیلنے کا۔ غیر مستند اور عطائی دندان ساز جو کہ عموماً فٹ پاتھوں پر اپنے ہسپتال سجائے بیٹھتے ہیں، ان کے استعمال شدہ اوزار ایک دوسرے مریضوں کو لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حجام حضرات ایک ہی استرے سے کئی افراد کی شیو کر کے ایک ہی تولیہ استعمال کرتے ہیں۔ ناک چھدوانے والے حضرات ایک ہی اگر آلہ استعمال کریں گے تو اس سے بھی ایک خاتون سے دوسرے خاتون کو یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ آکوپنکچر والا اگر اپنی سوئیاں ایک ہی مریض کو دوسرے مریض کے ساتھ استعمال کرے گا تو بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ متاثرہ ماں سے پیدا ہونے والے بچے کو یہ مرض منتقل ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد جو بیمار کی تیمارداری میں احتیاط نہیں برتتے ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور مریض کے لعاب دہن میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے اور تھوکنے سے یہ مرض پھیل سکتا ہے۔